चलिए गाइस, तो नाउ लेट्स रिज्यूम विद आवर डिस्कशन। अब देखते हैं अपन इंड एस किन एंटिटीज को फॉलो करना है। शुरुआत करते हैं। लेट एवरीबडी ज्वाइन इन। जब तक जो लोग आ चुके हैं वो इस पोल के आनंद उठाएं। एक सवाल आपसे पूछा है, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाले स्टूडेंट भी दें हैं इसे। कौन सी बॉडी है जो इंड एस इशू करती है? अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है ये। हमारा दुश्मन नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो हमें सीए बनने से रोक रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो मिनिस्ट्री है जो कंपनीज के अफेयर्स मैनेज करती है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, जो IFRS इशू करती है, या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी कि भारत में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICI इशू नहीं करता है। खुशी क्या, ताज्जुब होगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करती है। उसे क्या आता होगा सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस ICI बना के रेकमेंड करता है। यानी दोस्तों, प्रोसेस कुछ ऐसा होता है कि जब भी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आता है तो उसके आधार पर इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICI वैसा ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपडेट करके एक स्टैंडर्ड बनाती है। उसका एक ड्राफ्ट बनता है जिसे एक्सपोजर ड्राफ्ट कहा जाता है, जिसे फिर पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन किया जाता है। आफ्टर शेयरिंग दैट विथ ऑल द कॉमर्स बॉडीज, regulators and other authorities who have a say in making of the accounting standards, और इन सब के इनपुट्स लेकर पब्लिक के कमेंट्स को लेने के बाद फाइनल स्टैंडर्ड आपका डिवाइस किया जाता है, और ये स्टैंडर्ड फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसके साथ इंस्टीट्यूट हैंड इन हैंड काम करता है स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते समय। नफरा से सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करती है, और फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टैंडर्ड को जारी कर देना चाहिए, तो फिर वो स्टैंडर्ड को कंपनीज इंड एस रूल्स के अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स अनेक्शन में दिए गए हैं, उसको अमेंड करते हुए नया स्टैंडर्ड उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बाय पब्लिशिंग इट इन द ऑफिशियल गेजेट, भारत के राजपत्र में। पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, अपन पढ़ेंगे। अभी मैं प्रोसेस थ्योरी नहीं बता रहा हूं, पहले रोड मैप डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन इशू करता है इंड एस? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बनाता है उसे? तो बना के ICI देता है, रेकमेंड करता है, पर फाइनली अप्रूव कौन करता है और इशू कौन करता है? MCA। इंडिया में ICI एक भी इंड एस इशू नहीं करता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय ICI, but Indian accounting standards are prepared by ICI, but they are published, that means approved and notified only by central government, Ministry of Corporate Affairs of the central government। देखते हैं दोस्तों किसने सबसे पहले सही जवाब दिया। जी हाँ, ये है हमारा लीडर्स। ये क्या हो रहा है सर? जी हाँ, सही जवाब हमारा इसमें क्या था? B, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और अब क्योंकि MCQs आ चुके हैं दोस्तों, तो अब बनता है कि अपन MCQ प्रैक्टिस क्लास में इस तरह से करें। तो लाइव बैच वालों के लिए एक ये सौगात और है कि अगर आप लाइव में कोई भी MCQ में पार्टिसिपेट करते हैं और आपका आंसर सही है, तो आपका लीडर बोर्ड पर भी नाम आएगा। टॉप 6 नेम्स आर डिस्प्लेड, यानी कौन बनेगा करोड़पति जैसा फीलिंग आपको अब क्लास में आएगा। एनीवेज दोस्तों, करोड़पति तो छोटी सी बात है, अपन तो अरबोपति बनने वाले। वीडियो पॉज हुआ है तो एक बार बाहर जाके वापस से अंदर आइए दोस्तों। तो इंडिया में अकाउंटिंग इंड एस MCA इशू करता है। इससे एक चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सिर्फ कंपनीज के ऊपर लागू होता है। इसका एकमात्र एक्सेप्शन है म्यूचुअल फंड। 1 अप्रैल 2023, एकदम लेटेस्ट बात बता रहा हूं। जो एक नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, फिर भी वो इंड एस फॉलो करती है। इसके अलावा इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कंपनीज ही, कौन? कंपनीज ही
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है। एक बात दिमाग में ऐसी गठान बांध लो दोस्तों कि पार्टनरशिप फर्म, LLPs, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज चाह कर भी, वॉलंटरली भी इंडेस फॉलो नहीं कर सकती। उन सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है। इंडेस फॉलो करने की रिक्वायरमेंट और परमिशन सिर्फ कंपनीज को है। कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले की किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है इंडिया में, उन्हें। बाकी फॉलो करना चाहें और पब्लिश करना चाहें तो चलेगा, पर वो उनके इंटरनल यूज के लिए करें। जो दूसरी कंपनियां हैं या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को लेट्स से फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स में फाइल करने या कभी जीएसटी ने मांगे वहां देने, तो वो सब के लिए उनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो अपने इंटरनल यूज के लिए इंडेस फॉलो करना चाहे तो वो उनकी इच्छा है, बट उनके जो पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार। तो अब अपन पढ़ रहे हैं रोड मैप फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस। एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो रोड मैप है ये सिर्फ किसके लिए रेलेवेंट है? कंपनीज। और इस कारण से ये रोड मैप आया भी कहां से है दोस्तों? कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2050। एग्जाम में आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा लिखने की बजाय INDAS लिख सकते हो। पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म्स आर एक्सेप्टेड इन द एग्जाम, कभी मार्क्स नहीं कटते, एक्सेप्ट अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ड्राफ्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी या ऑडिट में प्रिपेयर अ रिपोर्ट और मॉडिफिकेशन इन द रिपोर्ट, तो वहां पे शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना, वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा जो पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म्स है वो यूज कर सकते हैं। पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या आते हैं जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो 2015 में रूल इशू किया MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, जिसको नाम दिया गया कंपनीज इंडेस रूल। इसके रूल 3 में बोला गया कि रूल 4 में स्पेसिफाइड कंपनीज को इंडेस फॉलो करना है और बाकी सारी कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ऐसा किसने बोला? रूल 3 ने। तो ऑब्वियस सी बात है इंडेस फॉलो करने के लिए रूल 4 पढ़ना पड़ेगा। रूल 4 ने कहा 1 अप्रैल 2016 से, कब से? 1 अप्रैल 2016 से वो सारी कंपनियां, फिर वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, उन्हें जिनके नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा, इंडेस फॉलो करना पड़ेंगे मैंडेटरली। और अगर किसी कंपनी को फॉलो करना पड़े तो ऑटोमेटिकली उसकी होल्डिंग सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज को भी फॉलो करना पड़ेंगे। अब आपके मन में सवाल आएंगे, सर नेटवर्थ कौन सी डेट की देखना है? सर नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होगी? सर होल्डिंग सब्सिडी, जेवी, एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? सर लिस्टेड और अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है? ये सारी टर्म्स अभी अपन पढ़ेंगे एक एक। मतलब अभी शुरू हो रहा है, सबका अपन पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इन लोगों को 1 अप्रैल 2016 से फॉलो करना है, जिसे कहा गया फेज 1। आंसर में भी आप लिख सकते हैं ऐसा कि फेज 1, फेज 2। व्हेन वी से 1 अप्रैल 2016, इसका मतलब जो इनके 16-17 अकाउंटिंग ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, यानी बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2017, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, वो वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस पब्लिश होंगे। तो जब भी एप्लीकेबिलिटी दी जाती है तो वो कैसे लिखी जाती है? कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर विल comply with Indian accounting standards for accounting period commencing on or after 1 April 2016। एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा। सर वो कैसे लिख पाएंगे? हम सब बताऊंगा मैं, अभी क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, अपन सब कवर करेंगे, धीरे धीरे अपन देखेंगे चीजों। लेकिन अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं है, सर एक तो ये भी बड़ी दिक्कत होती है कब इक्वल टू आता है और कब नहीं आता। ये FR में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी,
ऑडिट में ज़्यादा आती है। तो नॉर्मली रूल ये होता है जब कोई चीज़ प्रिस्क्राइब की जाती है तो इक्वल टू शामिल करते हैं, जब किसी चीज़ से एग्जम्पशंस दिए जाते हैं तो इक्वल टू शामिल नहीं करते। ये रूल हमेशा लागू नहीं होता पर 90% केस में फिट होता है। तो यहां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसको फॉलो करना है तो इक्वल टू भी है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है दोस्तों, ये जो देखा है उसके आधार पर है। तो अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से कम है तो फेज 2 यानी 1 अप्रैल 2017 से सारी लिस्टेड कंपनीज को इंड एस फॉलो करना है। सारी लिस्टेड का मतलब ये हो गया कि जिनकी नेटवर्थ 1 करोड़ या माइनस में है, कोई भी अगर लिस्टेड है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लिस्टेड का मतलब क्या है? जिसकी डेट या इक्विटी को लिस्ट कर दिया गया है या आप करने वाले हैं। टू बी लिस्टेड का मतलब होता है कि यू हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन विथ स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग एंड इट इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यानी ना तो रिजेक्ट हुई है ना अप्रूव हुई। तो लिस्टेड और टू बी लिस्टेड यानी आपने एप्लीकेशन फाइल की है जो पेंडिंग है अभी इन स्टॉक एक्सचेंज, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो कुछ कंपनी है जैसे वेदांता इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है, आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, तो भी उसे लिस्टेड माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस। अनलेस आप सिर्फ स्मॉल मीडियम एक्सचेंज में या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसका आप नाम चेंज करके इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म कर दिया है पर रूल्स में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, आज भी वहां पे यही लिखा हुआ है। अगर आपने यहां पर लिस्टिंग करी है पर बिना इनिशियल पब्लिक ऑफर के यानी प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो उस केस में आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा, यानी कि लिस्टेड के कारण फिर आप एप्लीकेबल या इसमें स्कोप में कवर नहीं होंगे। डिटेल में आएंगे अभी। इन पर एप्लीकेबल है और किस पर एप्लीकेबल है? उन अनलिस्टेड कंपनीज पे जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि हर वो कंपनी जो अनलिस्टेड है और जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है उसके ऊपर इंड एस मैंडेटरी आज भी नहीं है। किस पे? जो अनलिस्टेड है और जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए से कम है, वो सारी एंटिटीज आज भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे। सर क्या हम वॉलंटरली फॉलो कर सकते? आते सब पर आते। इससे पहले फेज 1 और 2 में जो जो कंपनियां कवर हो रही है उनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। पहला एक्सेप्शन है, अगर आप एक बैंकिंग कंपनी है तो क्षमा करें, आपके ऊपर इंड एस अभी एप्लीकेबल नहीं है। आरबीआई का रोड मैप है जिसमें आरबीआई बताएगी कि कब बैंक्स को इंड एस फॉलो करना है। आज की तारीख तक बैंक्स पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अप्लाई किए जा रहे, इंड एस वो फॉलो नहीं करती। हालांकि आरबीआई ने बैंक्स को बोल रखा है कि आप इंड एस के अनुसार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आरबीआई के पास सबमिट करें, लेकिन पब्लिश ना करें। पब्लिश आप एज पर एएससी करोगे और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई के नॉर्म्स के अनुसार। पर प्रिपरेशन करने के लिए अभी से इंड एस बनाने के हिसाब से बनाना शुरू कर दिया है, ताकि जब इंड एस लगाएंगे तो बैंक को झटका नहीं लगेगा या जोर का झटका धीरे से लगे। कोई बता सकता है कि बैंक्स के ऊपर आज तक इंड एस क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? एनीबडी? इसका कारण कौन है पता है आपको? इसका कारण है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड। किसी को एनपीए पता है क्या होता है तो बताओ? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है किसी को पता है तो? नहीं सर क्या इसी बात पूछ रहे हो, ये पता नहीं होगा हमको। अच्छा है तो बता दो। चलिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? अरे इंटर में पढ़ा है अपन ने। आरबीआई के नॉर्म्स के अनुसार कोई भी खाता अगर 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू है, अमिता वेल डन, सबसे पहले सही जवाब, तो उसे माना जाता है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है।
यानी आरबीआई कहता है कि यार अगर तुमने किसी को पैसा दिया और वो तुम्हें पैसा लौटा नहीं रहा है और उसकी ड्यू डेट से 3 महीने से ऊपर, इनफैक्ट 90 डेज से ऊपर हो गए, फिर भी उसका पैसा नहीं आया, तो तुमको डरना चाहिए कि हे भगवान अब शायद ही पैसा आएगा। इसका मतलब आरबीआई क्या बोलता है? आरबीआई कह रहा है कि भैया देखो, आदमी आरोपी तब है जब वो कोई आरोप करे। हा 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 हा, क्या बात बोली है। यानी कि अगर कोई आदमी डिश के मर्डर कर रहा है तो वो करेगा, उसके बाद ही तो उसको सजा सुनाई जाएगी। इसका मतलब अगर आपको लगता है कि किसी को आपने पैसा दिया और 90 दिन से ऊपर हो गया और उसने आपको पैसा नहीं लौटाया है, तो आप बोले नॉन परफॉर्मिंग है और इस पे प्रोविजन बनाना शुरू कर दो। उसका क्या, उसका क्या, जिसे देख के आपको लग रहा है कि यह आरोप कर सकता है लेकिन अभी तक इसने किया नहीं है, क्या उसे खुला घूमने दे? यानी मैं कहता हूं, मैं बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर कंपनी की जिसने कोई लोन का डिफॉल्ट अभी तक नहीं किया है, पर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन एकदम से डिटोरिएट हो गई है, जिस कारण से मुझे लगता है कि अब लोन का डिफॉल्ट होने की पूरी उम्मीद है, पर 31 मार्च तक कोई डिफॉल्ट हुआ नहीं है। आप बताइए दोस्तों, क्या आप उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट मानोगे? एज पर आरबीआई नॉर्म्स नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? सिंपल रीजन है कि सर उसने अभी तक डिफॉल्ट किया ही नहीं है, पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है वो डिफॉल्ट करेगा। कैसे कॉन्फिडेंस है? कोविड का समय है, जैसे ही कोविड की सिचुएशन आई, आप बताओ, कई सारी कंपनियां मुझे मालूम है जिनको मैंने लोन दिया रिकवर नहीं होने वाले, पर उन्होंने 31 मार्च तक कोई ओवरड्यू था नहीं, तो मैं एनपीए करूंगा नहीं। अब बैंक्स में क्या होता है, जो खाते नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं ना, उन पे ही प्रोविजन फॉर बैड डेट बनता है, स्टैंडर्ड एसेट पे हल्का फुल्का ही बनता है। इस कारण से एनपीए हुआ तो प्रोविजन फॉर बैड डेट यानी प्रॉफिट में बड़ी गिरावट आएगी, नए लोन लेने में दिक्कत आएगी। अकाउंटिंग भी ऐसी होती है कि प्रोविजन किसका बनेगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। मालूम है आपको इंड एस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या कहता है? इंड एस कहता है दो बातें। पहली बात, वो बोलता है 90 दिन की बजाय 30 दिन। अगर 30 डेज से ज़्यादा अगर कोई खाते में पैसा नहीं आया तो आप मान लो कि उसका क्रेडिट रिस्क बहुत बढ़ गया है, यानी आपको असेस करना पड़ेगा कि इसमें क्या चांसेस है डिफॉल्ट के और कितना प्रोविजन बनाने की ज़रूरत है कि ये अपने पूरे कार्यकाल में पैसे लौटाए ना, इसके पूरे लोन टर्म। तो वो 90 को कितना कर दिया यहाँ पे? 30 डेज। दूसरा, वो कहता है कि अगर किसी में डिफॉल्ट नहीं भी हुआ है पर ऐसी कोई सर्कमस्टेंस और कंडीशन दिखती है जिससे आपको लगता है कि शायद ये आगे पैसा नहीं देगा, तो आप उस पर भी प्रोविजन बनाओ। तो अगर मैंने इंडेस फॉलो करना शुरू कर दिया ना, तो आप ये समझ लो दोस्तों कि बैंक्स के केस में जो प्रोविजनिंग अभी हो रही है उससे कई गुना ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आगे अपन डिस्कस करेंगे। इंडेस की एक बहुत ही खूबसूरत बात है। इंडेस कहता है अगर तुम मेरे हो तो तुम सिर्फ मेरे हो। ऐसा नहीं चलेगा कि तुम इंडेस फॉलो करो और बोलो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले छोड़ के बाकी सारे फॉलो कर लेंगे। नो, इफ यू वांट टू फॉलो इंडेस यू विल फॉलो ओनली इंडेस एंड एवरी इंडेस। सही सुना आपने, ओनली इंडेस एंड एवरी इंडेस। इस कारण से बैंक्स के ऊपर आज तारीख तक इंडेस एप्लीकेबल नहीं है। बहुत बढ़िया कुशल, यहां होता तो पकड़ के कर देता। वाह, स्पेशल मेंशन अकाउंट, शाबाश बेटा। तो इसके लिए आरबीआई ऐसा नहीं है, तैयारी शुरू कर चुका है। आरबीआई ने एक ऐसे में कॉन्सेप्ट शुरू किया है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। 30 दिन से ज्यादा ओवरड्यू, 60 डेज से ज्यादा ओवरड्यू, तो इन्हें स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 2 3 कैटेगरी डाला है। ओवरड्यू अप टू 30, 30 टू 60, 60 टू 90, कि भैया ये स्पेशल मेंशन वाले अकाउंट है, इनमें रिस्क बढ़ना शुरू हो चुका है, इनके ऊपर अब आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ कायवात करना पड़ेगा। तो वो दिन आएगा जब बैंक्स भी इंडेस फॉलो करेंगी, पर अभी नहीं कर रही है। सेकेंड, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंडेस अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। इसका अभी अभी आईएफआरएस आया है 17, और अभी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि उसके वैल्यूएशन नॉर्म्स और अकाउंटिंग नॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज काफी डिफरेंट है। अब सवाल आता है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का। अब ये एनबीएफसीज क्या होती है? अभी आप यूं समझ लो, वो सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कंपनी है पर बैंकिंग या आरबीआई के द्वारा या सेबी के द्वारा स्पेसिफाइड दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। इतनी ज्यादा डिटेल की बजाय सीधे ये समझ लो, हर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी है पर बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, वो एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग बट अ फाइनेंशियल कंपनी। उदाहरण के तौर पे आपकी डीएचएल हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी थी जो डूब गई, इट वाज एन एनबीएफसी। बजाज फाइनेंस, इट्स एन एनबीएफसी। टाटा कैपिटल, एनबीएफसी। रिलायंस कैपिटल जो अभी बिक रही है, एनबीएफसी।
तो वो सारी एंटिटीज जो कंपनी है धंधा फाइनेंसिंग का कर रही है या इन्वेस्टमेंट्स का कर रही है, लेकिन वो खुद अपने आप में बैंकिंग लाइसेंस नहीं रखती है, उन्हें कहते हैं एनबीएफसी ब्रीफ में। हालांकि आरबीआई की डेफिनेशन है सेक्शन 45I में आरबीआई एक्ट के अंतर्गत कि एनबीएफसी किसे कहते हैं, और वो स्पेसिफिकली कहता है कि भाई एनबीएफसी में म्यूचुअल फंड हो गए या स्टॉक ब्रोकर्स हो गए वो सब शामिल नहीं होते, क्योंकि उनको सेबी या आरबीआई अलग तरह से ट्रीट करता है। ये कौन बोलता है? आरबीआई। यहाँ पे एनबीएफसी की डेफिनेशन क्या है आगे पढ़ेंगे, लेकिन सवाल ये उठा कि क्या एनबीएफसी के ऊपर इंडेस लगेंगे, क्योंकि जैसे बैंक के एनपीए नॉर्म्स है वैसे ही एनबीएफसी के भी एनपीए नॉर्म्स है। तो बैंक पे तो हमने नहीं लगाए, तो फिर एनबीएफसी पे क्या करें? तो पहले हमने एनबीएफसी पर भी इंडेस नहीं लगाए, पर फिर हमने कहा कि नहीं यार, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में बैंक्स के कंपैरिजन में ऐसे भी आरबीआई का कंट्रोल कम होता है, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? कंजर्वेटिव अकाउंटिंग करना चाहिए। इसलिए एनबीएफसी के ऊपर भी इंडेस बाद में एप्लीकेबल कर दिए गए, उन्हें 2 साल के डेफर्ड फेज में कवर किया गया। यानी जैसा प्रोविजन अपन ने नॉन एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग, नॉन इंश्योरेंस यानी नॉर्मल एंटिटीज के लिए पढ़ा था, ये वाला फेज 1 और 2, सेम फेज 1 और 2 एनबीएफसी के लिए बस 2 साल आगे बढ़ा दिया। तो नॉर्मल कंपनी की नेटवर्थ अगर 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है तो 1416, लिस्टेड है तो 1417, अनलिस्टेड 250 और उससे ज्यादा नेटवर्थ है तो 1417। एनबीएफसी के केस में क्या हो गया? 500 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 1418, लिस्टेड है तो 1419, 250 करोड़ या उससे ज्यादा है अनलिस्टेड होने के बावजूद भी तो 1419। यानी कुछ नहीं किया, इसको 2 साल प्लस कर दिया, खत्म। इन सबको छोड़ के दोस्तों बाकी जितने भी आपके कंपनीज हैं वो सारे की सारी क्या फॉलो करती रहेंगी? एएस। पर सर हमारी इच्छा है सर हमें फॉलो करना है इंडियन, हमें इंडियन बहुत अच्छे लगते हैं, वी वांट टू फॉलो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैन वी वॉलंटरली अडॉप्टेड? बी माय गेस्ट, बी माय गेस्ट। इंडियस बोलता है हमारे आने के दरवाजे खुले, आइए, स्वागत है आपका। कोई भी कंपनी अगर वॉलंटरली इंडियस फॉलो करना चाहती है, स्वागत है, कर सकती है। तो सर क्या बैंक भी अगर वॉलंटरी करना चाहती है तो कर सकती है, इंश्योरेंस कंपनी भी करना चाहती है तो कर सकती है? हमने बोला हाँ, इनको नहीं करने देना है। तो इसके लिए बोल दिया कि अगर आप बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो या एनबीएफसी हो, तीनों केस में आप वॉलंटरली इंडेस फॉलो नहीं कर सकते। यानी आप इंडेस तभी फॉलो करोगे जब आपके ऊपर एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं। पर इफ यू आर नॉट अ बैंक, नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट एन एनबीएफसी, then you have the choice to voluntarily adopt। आज की तारीख में अगर कोई बैंक इंडेस फॉलो करना चाहती है तो क्या चाह के भी कर सकती है? नहीं। कोई इंश्योरेंस कंपनी चाहती है फॉलो करना तो चाह के भी कर सकती है? नहीं। कोई एनबीएफसी जो रोड मैप में कवर नहीं हो रही है फेज 1 और 2 में, पर चाहती है करना इंडेस फॉलो, क्या कर सकती है? नहीं नहीं नहीं। इनके अलावा बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो स्व इच्छा से अगर इंडेस फॉलो करना चाहे तो कर सकती। तो अपन ने बोला यार इंडेस फॉलो करते हैं, मजा आएगा। इंडेस ने बोला बी माय गेस्ट, हमारे आने के दरवाजे खुले। तो लोग आए फॉलो करने के लिए कि यार हमें इंडेस फॉलो करना है, लोग गेट खोलो, आने दो आने दो। बैंक्स आई तो उनको बाहर कर दिया, इंश्योरेंस को बाहर कर दिया, एनबीएफसी को बाहर कर दिया। उसके बाद हम आए, हमने बोला ना तो हम बैंक है, ना इंश्योरेंस कंपनी, ना एनबीएफसी, ना लिस्टेड, ना 250 करोड़ से ज्यादा की हमारी या 250 करोड़ की नेटवर्थ है, हमें इंडेस फॉलो करना है, आने दो ना। उसने बोला आ जाओ। तो मैं चले गया इंडेस फॉलो करने। मैंने बोला मैं इंडेस फॉलो करूंगा, ये बैंड बज गई, हालत खराब हो गई इंडेस फॉलो करके। मैंने बोला बाप रे, इतना खतरनाक है, अपने एस ही अच्छे हैं। तो मैंने बोला कि अब मुझे वापस से एस पे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे बाहर जाने दो, बाहर जाने दो, मुझे एस पे जाने दो। इंडेस ने बोला देयर इज नो एग्जिट क्लास। समझ में आया मुद्दा? एक बार अगर आपने इंडेस फॉलो करना शुरू कर दिया दोस्तों, तो आपको फिर आजीवन इंडेस फॉलो करना है। इंडेस बोलता है हमारे आने के दरवाजे खुले पर जाने के बंद। इसका मतलब एक बार आप इंडेस में आ गए तो फिर आप आजीवन इंडेस फॉलो करोगे, भले ही फिर आप लिस्टेड से अनलिस्टेड हो जाओ, आपकी नेटवर्क लिमिट के बाहर जाने के बाद लिमिट के नीचे आ जाए, कोई फर्क नहीं पैदा है। एक बार तेनू जो इंडेस फॉलो कर दी तो तेनू जीवन भर इंडेस ही फॉलो करता होगा। तो प्रोविजन क्या कहता है? करना है वॉलंटरली कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1/4/15 से पहले नहीं कर सकते।
यानी कि वॉलंटरी भी फॉलो करने की अर्लीस्ट डेट क्या थी? 1 अप्रैल 2015। बैंक्स के केस में जब तक उनके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं होते तब तक वो नहीं कर पाएंगी। इंश्योरेंस कंपनी जब तक एप्लीकेबल नहीं होंगे नहीं कर पाएंगी। एनबीएफसी को अलाउड ही नहीं है वॉलंटरी अडॉप्शन। अब इस पूरे डिस्कशन में एक चीज और सुनिए, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस सर आप इतनी सारी चीजें बोल रहे हो, ऐसे हमको कैसे ध्यान रहेगा? मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो? सब लिखा होगा, चिंता मत करो। एक चैप्टर हो जाने दो, उसके बाद तुमको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि अपन जो बोल रहे हो वो कैसे लिखेंगे, कितना लिखना है, नहीं लिखना है, क्या नोट करना है, कैसे चीजें कवर होगी। डोंट वरी, एक चैप्टर में तुमको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तुमसे ज्यादा मुझे डर है कि भैया तुम आज पढ़ रहे हो, एग्जाम तुम्हारी 1-2 साल बाद होगी तो तुम कैसे रिटेन करोगे। वो सब सोच के किताबें बनाई हुई है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कोई कंपनी के ऊपर फेज 1 या 2 में इंडेस लगते हैं तो उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडी, उसकी जेवी और उसकी एसोसिएट को भी फॉलो करना है। सेम अप्लाइज टू एनबीएफसीज ऑल्सो, कि अगर कोई एनबीएफसी फेज 1 और 2 में कवर होती है तो फिर उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडी, उसकी जेवी, उसकी एसोसिएट कंपनी, इसको भी इंडेस फॉलो करना। ऑब्वियस सी बात है, प्रोवाइडेड वो पहले से ही कवर्ड नहीं है। सेम इसी लॉजिक से अगर कोई वॉलंटरली इंडेस फॉलो करेगा, एज पर अबव यानी वॉलंटरली, तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडी, जेवी, एसोसिएट को भी इंडेस फॉलो करना, उसे भी फॉलो करना। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू एंटिटी दैट वॉलंटरली फॉलोज इंडेस। However, in no case banking, insurance, NBFC will be covered under INDAS prior to the date when INDAS have been mandated for them. अब इसका क्या मतलब है बताता हूँ। एक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों प्रोविजंस में, इसके लिए ये लाइन लिखी। क्वेश्चन ऐसा है, टाटा बीपीओ एक लिस्टेड कंपनी है जिस कारण से उसके ऊपर इंडेस 1/4/2017 से तो लगने ही थे, पर क्योंकि उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा थी इसलिए उसके ऊपर 1/4/2016 से ही इंडेस लग गए। पर यह टाटा बीपीओ सब्सिडरी है टाटा कैपिटल की, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है, एक एनबीएफसी है। सर अभी तो आपने बोला था स्टॉक ब्रोकर एनबीएफसी नहीं होते, अभी बोल रहा हूं होते। कैसी बात कर रहे हो? अभी तो मान लो होते, मैं बताऊंगा आगे। ये एक एनबीएफसी है, इसकी सब्सिडरी है टाटा बीपीओ। तो सवाल ये हुआ कि क्योंकि टाटा बीपीओ के ऊपर इंडेस 1/4/16 से लग गए, इसलिए टाटा बीपीओ की होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी, एसोसिएट कंपनी सबके ऊपर इंडेस 1/4/16 से लगेंगे। परंतु प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो एक एनबीएफसी है। तो क्या इस एनबीएफसी का रोड मैप 1/4/16 वाला है? नहीं, उनका रोड मैप 1/4/18 वाला है। और ये कहा गया है कि जब से उनके ऊपर इंडेस लगना शुरू नहीं हो रहे उससे पहले से वो इंडेस फॉलो नहीं करेंगे। इसका मतलब है इस टाटा कैपिटल के ऊपर इंडेस कब से लगेंगे? ईदर 1/4/18 और 1/4/19। जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, नॉट बिफोर। यानी ये भी हो सकता है कि 1/4/19 से लगे, वो डिपेंड करेगा कि इसके खुद का रोड मैप क्या है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, ए, कोई कंपनी कवर होगी तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडी, जेवी, एसोसिएट कवर होगी। पर बी, अगर उसकी होल्डिंग, सब्सिडी, जेवी, एसोसिएट में कोई भी बैंक, इंश्योरेंस और एनबीएफसी है तो फिर उसके ऊपर इंडेस उसके खुद के रोड मैप के अनुसार ही। तो अगर ये टाटा कैपिटल अनलिस्टेड है, इसकी नेटवर्थ भी 250 करोड़ से कम है, तो इसके ऊपर इंडेस नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे। वॉलंटरी तो ये फॉलो कर ही नहीं पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो ये करेगी, एएसई लगाएगी? हाँ लगाएगी। यानी जो जनरल रूल है ना कि कंपनी कवर्ड है तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडी, जेवी, एसोसिएट कवर्ड है, ये सिर्फ तब लगेगा
जब इन होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट में कोई ऐसी एंटिटी है जो बैंक, इंश्योरेंस और एनबीएफसी नहीं है। अगर उसमें इनमें से तो वो तीन एक में से कोई एंटिटी आती है तो उनकी एप्लीकेबिलिटी जो रोड मैप में स्पेसिफिकली दी है उसके अनुसार होगी। तो रोड मैप में क्या दिया है, बैंक इंश्योरेंस पे कवर नहीं होगा और एनबीएफसी पे उसके रोड मैप के अनुसार कवर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द रोड मैप अगर एनबीएफसी पे कवरेज आ रही है तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टाटा बीपीओ कब से फॉलो करेगा? 1416। पर उसकी पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी टाटा कैपिटल एनबीएफसी कब से फॉलो करेगी? वो डिपेंड करेगा कि उसकी लिस्टिंग और नेटवर्थ क्या है उसके बेसिस पे। पर ये तो तय है कि 1418 से पहले वो कर ही नहीं सकते। अब आप बता सकते हो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। क्या प्रॉब्लम आएगी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में अगर आपको याद हो तो ऐसा लिखा है कि पेरेंट और सब्सिडरी की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होना चाहिए, और अगर नहीं है तो पहले सब्सिडरी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को पेरेंट जैसा करता है, फिर अपने रीड्राफ्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेरेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसोलिडेट करता है। यहां प्रॉब्लम यह है कि इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी एएस बेस्ड है और इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी इंडेस बेस्ड है, लेट्स से फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2016-17। अब क्योंकि ये एएस बेस्ड है और ये इंडेस बेस्ड है, तो जब आप ये क्या है, इसे एसएफएस बोलते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेरेंट कंपनी को बनाना है। इसमें वो क्या करेगा, टाटा कैपिटल लिमिटेड प्लस टाटा बीपीओ लिमिटेड को क्लब करेगा। प्रॉब्लम यह है टाटा कैपिटल की अकाउंटिंग पॉलिसी एएस बेस्ड है लेकिन टाटा बीपीओ की अकाउंटिंग पॉलिसी तो इंडेस बेस्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी एक जैसी होगी ही नहीं। तो इस कारण से टाटा बीपीओ लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, उसे एक एएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से बना के देना पड़ेंगे, सिर्फ इसलिए ताकि कंसोलिडेशन हो सके। ये अलग से बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी में फाइल नहीं होंगे, ये सिर्फ दिए जाएंगे टाटा कैपिटल अपनी पेरेंट कंपनी को ताकि वो उसे यूज करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना। तो टाटा बीपीओ को ऑल्टरनेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टिल 31 मार्च 2018। उसके बाद अगर एनबीएफसी भी इंडेस में आ गई तो बात अलग हो गई। टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय टाटा कैपिटल यूजिंग द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज एज दैट ऑफ। तो इंडेस ने ऐसा कहा है कि आपके पूरे ग्रुप एंटिटी में कोई भी बैंक, एनबीएफसी और इंश्योरेंस आएगी तो उसकी एप्लीकेबिलिटी जो नॉर्मल रूल है कि भैया कंपनी कवर तो होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट कवर, उससे कवर नहीं होगी, उनकी एप्लीकेबिलिटी उनके खुद के अनुसार कवर होगी। लेकिन एक और बात सुन लो, अगर कोई एनबीएफसी पे इंडेस लगे तो उसकी होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट, फिर वो एनबीएफसी हो या नहीं हो, बैंकिंग इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, उस पर भी लगना शुरू हो जाएंगे, अनलेस पहले से लग रहे तो बात लग। यानी अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता, सपोज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा होता कि टाटा बीपीओ इज अनलिस्टेड and has a net worth of 200 crores. And let's say Tata Capital has a net worth of 600 करोड़। तो क्या होगा, तो 1418 से टाटा कैपिटल टू फॉलो Ind AS and hence its subsidiary
टाटा बीपीओ टू ऑल्सो फॉलो इंड एस। रीजन उसका ये है कि बीपीओ के ऊपर इंडेक्स लगाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कैपिटल पे लगाने पे था। एनबीएफसी की सब्सिडरी एक नॉन एनबीएफसी है और एनबीएफसी पे इंडेक्स लगे तो उसकी जो सब्सिडरी है उस पर भी लग जाए। तो अगर आप एक नॉन एनबीएफसी हो, आप पे इंडेक्स लग रहे हैं और आपकी पेरेंट एनबीएफसी है, तो फिर आपकी पेरेंट पे आपके कारण नहीं लगेंगे, उसके ऊपर एनबीएफसी का रोड मैप लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आतिशी जैन, शाबाश। इन्होंने बोला सर केस पलटा दो। बहुत बढ़िया बेटा, पलटा दिया केस। क्या पलटा दिया? इन्होंने बोला है सर केस ऐसा है, ये है टाटा बीपीओ, लेट से नेटवर्थ 600 करोड़, इसकी सब्सिडरी है टाटा कैपिटल, लेट से इसकी भी नेटवर्थ है 600 करोड़। क्या होगा इस केस में? बहुत अच्छा क्वेश्चन, शाबाश। तो टाटा बीपीओ 1416 से इंडेस फॉलो करें, टाटा कैपिटल 1416 और 1417 से एएस फॉलो करें और 1418 से इंडेस पर टाटा कैपिटल को ऑल्टरनेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस देना होंगे। किसको? टू टाटा बीपीओ इन फर्स्ट 2 years to facilitate preparation of consolidated financial statements. खतरनाक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। लेट्स सी व्हाट यू हैव टू से। क्वेश्चन इज क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपके लिए। क्या क्वेश्चन है देखिए। पेरेंट एक नॉन एनबीएफसी है 600 करोड़, इसलिए वो इंडेक्स 1416 से फॉलो कर रही है और सब्सिडरी उसकी एक बैंक है। तो सब्सिडरी को क्या फॉलो करना है? इंडेस एएस, उसे फॉलो करना है एएस, बट प्रिपेयर alternate financial statement as per Ind AS to facilitate consolidation, और ऑप्शन बनाने के लिए एक उल्टा ऑप्शन, वो फॉलो करेगी Ind AS और फैसिलिटेट करेगी कंसोलिडेशन के लिए एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट Ind AS के अनुसार। क्या करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर केस में? चलिए जी, क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, ट्राई करना शुरू कर दीजिए आप लोग। देखते हैं बच्चे क्या जवाब देते। तो पेरेंट के ऊपर 1416 से लग गए, सब्सिडरी आपकी बैंक है, पेरेंट 1416 से इंडेस फॉलो कर रहा है, तो सब्सिडरी क्या इंडेस फॉलो करेगी या एएस फॉलो करेगी या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगी, पर एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस भी बना के देगी, ताकि पेरेंट
कंसोलिडेशन के लिए वो वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले ले। 75% बच्चों का सही जवाब, जो थोड़ा कम हो गया। देखते हैं किसने टॉप किया है। सोहम अशोक बडेरा। ऐसा देखा गया है जो बच्चे अपना डीपी अपलोड कर देते हैं, भले ही ऐसा एकदम जो दिखे ही नहीं। एनीवेज, तो सोहम कल मीट में भी था, सवाल भी पूछा था। एकदम एक्टिव बच्चा है और सिर्फ सवाल ही नहीं पूछता है, जवाब भी देता है। देखो एकदम टॉप पर आया है लड़का। बधाई हो सोहम भाई, बढ़िया, ऐसे परफॉर्म करते रहो। आपको नहीं पता कब किस क्वेश्चन का लाइव बैच में सही जवाब देने पे, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया ये नहीं पता कब किसका सही जवाब दे देने पर आपको कोई इनाम शिनाम मिल जाए। किसी ने बोला सर हाउ कम एनबीएफसी फॉलो 1416। बेटा ध्यान से पढ़ना, पेरेंट नॉन एनबीएफसी है, नॉन एनबीएफसी यानी पेरेंट एनबीएफसी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कहानी क्या है। इसके लिए साथ में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश की है यहाँ पे, वो दिखेगा नहीं, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया इस कारण से। नेवरदलेस आई विल ट्राई माय बेस्ट। नहीं दिखता वो एक्सप्लेनेशन, मैंने सिंपल सा इतना लिखा है उसमें, सॉरी, ऑल्टरनेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेज बनाने में कोई रोक टोक नहीं है, वेदर इट इज बैंक और एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी। पर जो प्रेजेंट हो रहे हैं वो वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कैसे बनाने हैं, वो इस रोड मैप के अनुसार बनाने। मुझे लगता है ये भी एकदम क्लियर है, इसमें किसी प्रकार का कोई आपको डाउट इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। Should be absolutely clear. There are a lot of questions which can practice out of this, not to worry. आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी डी। तो कंपनी डी की ये सारी कंपनियां हैं, उसकी सब्सिडरी है 2, ई और एच। ई की और सब्सिडरी है एफ जी, एच की सब्सिडरी आई। एक चीज ध्यान रखना, सब्सिडरी की सब्सिडरी मेरी सब्सिडरी, यानी कि एफ जी आई ये सब डी की भी सब्सिडरी मानी जाती है। ऑल द कंपनीज इन अबाव स्ट्रक्चर आर अनलिस्टेड कंपनीज। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये स्टडी मटेरियल का छठा क्वेश्चन नहीं है बेटा, है ना, ये अपनी स्ट्राइकर का छठा क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का रेफरेंस है बस। हो सकता है कोइंसिडेंटली वहां पे भी छठा हो, वो जो अलग बात है। ये सब अनलिस्टेड है। एंड नेटवर्थ ऑफ कंपनी ई इज 300 करोड़। बाकी सारी कंपनी की नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ रुपए से कम है। वाह, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। चलिए, जो लोग आर्टिकलशिप के लिए निकल रहे हैं नो प्रॉब्लम, आप अपने बल्लाल देव को याद करिए। कटप्पा का बुलावा आ चुका है, आर्टिकल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का तो ऐसे भी पूरा लेक्चर ही आप पर मिल जाएगा, कल से 9:30 के बाद का मिल जाएगा, पर याद रिमाइंड जरूर करा दीजिएगा 9:30 बजे। आज फुल रिकॉर्डिंग हो रही है। अब इसमें कहा गया है कि बाकी सारी कंपनियों की जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ रुपए से कम है, यानी बाकी सब पे इंडिविजुअली इंडेक्स तो नहीं लग रहे। यहाँ पे कोई एनबीएफसी वाला लफड़ा नहीं है। आपसे पूछा है बताओ कौन सी कंपनियों के ऊपर इंडेक्स एप्लीकेबल होंगे, क्या क्वेश्चन पूछा है, जवाब देना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चे देना शुरू कर चुके हैं। किसी ने बोल दिया DEFG, क्या बात है बेटा। तो आप देखिए, सब्सिडरी ई की नेटवर्थ ज्यादा होने के कारण इस पे तो लगी है। मैंने क्या बोला है, किसी भी कंपनी के ऊपर, अब एनबीएफसी बैंक इंश्योरेंस से बाहर निकल आओ, अब नॉर्मल प्रोविजन है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर इंडेक्स लगते हैं तो उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडरी, उसकी जॉइंट वेंचर, उसकी एसोसिएट, इन सब पर लगते हैं। तो आप बताइए कि इस पर्टिकुलर कंपनी की सब्सिडरी कौन है, एफ और जी, सॉरी एफ, तो किसके ऊपर लगेगा, सब्सिडरी। और होल्डिंग, इसकी होल्डिंग कौन है, डी, तो किस पे लगेगा, डी पर लगेगा। इसकी जेवी एसोसिएट कौन है, तो एसोसिएट है जी, इस पर भी लगेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन दोनों कंपनियों के ऊपर लगेगा, और इसका जवाब है नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों? ध्यान से पढ़ना, प्रोविजन क्या कहता है। तो सही जवाब दे रहे हो और समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो, पढ़ा हुआ है क्या?
ये कन्वर्जन वाले लग रहे हैं बच्चे, बोले ये कन्वर्ट हो गया है, पहले पढ़ा हुआ था। एनी विच वे, ये काफी डिटेल में अभी। नेवरदलेस, एच और आई पे क्यों नहीं लगेगा? डी पे लग रहा है, तो डी की सब्सिडरी एच, तो उसपे भी लगना चाहिए। नहीं, सही आंसर है डी ई एफ जी, बस एच और आई पे नहीं। क्यों? कारण सुनो। अगर कोई कंपनी इंडेस में कवर है तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट कवर्ड है। ऐसा नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा होता कि कोई कंपनी पे अगर इंडेस लग रहा है तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट पे भी लगेगा, ऐसा नहीं लिखा है। अगर ऐसा लिखा होता तो एच और आई पे भी लग जाता। क्यों? क्योंकि कोई कंपनी अगर इंडेस में कवर्ड है तो डी एक कंपनी है जो इंडेस में कवर्ड है, तो उसकी सब्सिडरी यानी कि एच और आई पे भी इंडेस लग जाएगा। पर ऐसा नहीं लिखा है कि कोई कंपनी अगर इंडेस में कवर्ड है तो उसकी होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट पे भी लगेगा। इनफैक्ट लिखा ऐसा है कि जो कंपनी फेज 1 और 2 में कवर, हो 1 सेकेंड, चलिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल समस्या कुछ समय के लिए आई थी, तो इसके लिए एक बार मैं पहले आपको रिकैप करा दूं जो हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा डिस्कशन, इनफैक्ट वी वर जस्ट डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन SM6, और ये डिस्कशन हो रहा था हमारा अल्टीमेटली रोड मैप के डिस्कशन के अंतर्गत। रोड मैप में हमने क्या डिस्कस किया? तो नियम यह है कि आपकी नेटवर्थ अगर 500 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, आज का पूरा सेशन ऐप पर रिकॉर्ड करके अवेलेबल किया जा रहा है। आपकी नेटवर्थ अगर 500 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है तो 1416, 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 1416। आप लिस्टेड, टू बी लिस्टेड, इंडिया, आउटसाइड इंडिया, डेट, इक्विटी, then irrespective of net worth it will be from 1417। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लिस्टेड है और नेटवर्थ 500 से ज्यादा है तो 1416 से ही कवर हो जाएंगे। और ऐसे भी नियम ये कहता है कि एक बार आप आ गए तो जाने के रास्ते बंदे, आजीवन इंडेस ही फॉलो करेंगे। वॉलंटरली भी आप अप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं, पर ध्यान रखें, अगर आप थ्रेश होल्ड में कवर्ड हैं या लिस्टिंग के कवर्ड है या वॉलंटरली करते हैं, हर केस में दो चीजों का ख्याल रखें। पहला, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनबीएफसी पे ये रोड मैप नहीं लगेगा, या ये रोड मैप फॉर नॉन बैंकिंग इंश्योरेंस और एनबीएफसी है। बैंक और इंश्योरेंस पे लगता ही नहीं है, और एनबीएफसी के केस में सिमिलर रोड मैप है, बस 2 साल आगे बढ़ा दिया गया। पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपके ऊपर थ्रेशोल्ड यानी नेटवर्थ या लिस्टिंग के कारण या वॉलंटरली आपने इंडेस फॉलो करने का सोचा है तो आपकी होल्डिंग सब्सिडरी जेवी और एसोसिएट पर भी इंडेस लगेंगे। यहां पे हम जो बात कर रहे थे अंत में वो ये थी कि अगर आपको वॉलंटरी या अपने थ्रेशोल्ड का मतलब वो नेटवर्थ की लिमिट, या लिस्टिंग, इनमें से किसी भी कारण से आप पे इंडेस लगे तो आपकी होल्डिंग सब्सिडी जेवी एसोसिएट कवर्ड है। पर ऐसा नहीं है कि जिन जिन कंपनियों पर इंडेस लगते हैं उन कंपनियों की होल्डिंग सब्सिडी जेवी और एसोसिएट कवर हो जाती है। इसका मतलब दोनों में फर्क क्या है? द डिफरेंस इज वेरी सब्टल बट इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी
कंक्लूजन फॉर्म में नोट बनाना चाहें, हम कहेंगे दैट कवरेज कंपनी की जो आती है वो कैसे आ सकती है? A, it could be due to net worth criteria, जिसे थ्रेशोल्ड कहते हैं. दूसरा, it could be due to listing criteria. और तीसरा, वॉलंटरली हो सकता है आपने किया हो. इन क्राइटेरिया में कवर्ड कंपनीज की होल्डिंग, सब्सिडरी, जेवी और एसोसिएट कंपनीज आर ऑल्सो कवर्ड. That does not means that holding, subsidiary, JV or associate of these companies will also be covered. So carrying this particular discussion further with that particular question, in this particular example, it was E which was covered due to the threshold. कवर कौन हो रहा था? E, थ्रेशोल्ड के कारण. तो E के कारण और कौन कवर होगा? बिकॉज ऑफ E, D, F, G यानी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कवर हो जाएंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कवर हो गया तो इसकी सब्सिडरीज भी कवर हो जाएंगे. तो फाइनली आंसर क्या होगा? डी, ई, एफ, जी पे इंडेस लगेंगे. वो बात अलग है दोस्तों कि जब डी के ऊपर इंडेस लगेगा तो डी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होंगे. आपको इतना पता होना चाहिए कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको आपकी सारी सब्सिडरी, जेवी और एसोसिएट के साथ मिक्स करके बनाना होता है. तो मैंने बताया था आपको कल, तो क्या इसी लेक्चर के प्रीवियस पार्ट में, कि अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होना चाहिए. तो अगर आप एच और आई से एएस फॉलो कराओगे, पर क्योंकि एच और आई दोनों डी की सब्सिडरीज है, सब्सिडरी एंड सब सब्सिडरी इज ऑल्सो माई सब्सिडरी, मुझे टेक्निकली एच और आई के एएस बेस्ड फाइनेंशियल के साथ साथ उनसे एक ऑल्टरनेट इंडेस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवाना पड़ेंगे, ताकि मैं उसे यूज करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकूं. तो शायद फिर ऐसी सिचुएशन में मैं रादर पसंद ये कहूंगा कि मैं एच और आई को बोलता हूं कि यार वॉलंटरली या तो तुम भी इंडेस बना लगा लो. पर वो वॉलंटरी चॉइस है, जरूरी नहीं है करना. अगर वो लगाना चाहेंगे तो फायदा ही होगा कि उनको एक ही सेट ऑफ बुक्स एंड अकॉर्डिंगली एक ही सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. पर वो बोलते हैं नहीं, हम पे नहीं लग रहे तो हम क्यों लगाएं, हम तो एएस ही फॉलो करेंगे. तो कंपनी एच और आई एएस से ही बुक्स बनाएंगी, एएस से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी, पर फिर उसे कन्वर्ट करके इंडेस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्टरनेटिवली सिर्फ कंसोलिडेशन को फैसिलिटेट करने के लिए बना के डी को सबमिट करें. तो with this particular background, let us see what the answer is. एक बार अपन शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा अपन नोटिंग भी देखते हैं आंसर्स क्या इंस्टीट्यूट ने दिया. लिखा है इन्होंने एज मेंशन्ड इन द कंपनीज इंडेस रूल्स 2050. तो ये पूरा डिस्कशन जो हो रहा है ये किसमें है? रूल 4 ऑफ कंपनीज इंडेस रूल्स 2050. It says if Ind AS is applicable to a company, it will also be applicable to its holding, subsidiary, associate and joint venture company. एज द टर्नओवर लिख दिया इन्होंने, नेटवर्थ होना चाहिए. $250 crores, it would be covered under phase 2 of the roadmap. Hence, subsidiary, associate and holding will also be covered
from 1st April 2017. With respect to other companies of the group, following guidance is given in the ITFG Clarification Bulletin 15 Issue 10. सर ये कहाँ से लेके आए हो ऐसा क्वेश्चन और ऐसा आंसर है? ये लाए हैं अपन स्टडी मटेरियल से। तो सर क्या हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि एज पर ITFG क्लैरिफिकेशन बुलेटिन इशू नंबर 10? ना बाबा ना। ध्यान रखना दोस्तों कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में टोटल 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जब वो एक्सप्लेनेशन देते हैं तो उसके साथ साथ में वो इलस्ट्रेशन देते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इलस्ट्रेशन इसी फॉर्म में रहते हैं, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है। इसके आंसर एक्सप्लेनेटरी फॉर्म के होते हैं, जैसे कि एक टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा है वैसे। और इस कारण से एग्जाम में आपको उतनी डिटेल देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम में आंसर लिखते समय आपका क्राइटेरिया एग्जामिनर को पढ़ाना नहीं होना चाहिए कि ले एग्जामिनर ये हमारी कॉपी ले ले, तेरे फंडे क्लियर हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि इस सवाल का इस कारण से ये जवाब है, खत्म। दूसरा, ECI के मटेरियल में सवाल होता है एग्जाम्पल के फॉर्म में। वो ऑनेस्टली सवाल नहीं होते हैं, वो सिर्फ बेसिक 2-3 लाइन के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। देयर इज नो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, सिंपल एग्जाम्पल। जैसे ऐसा दिया जा सकता है कि एक बैंकिंग कंपनी की सब्सिडरी है जो इंडेस में कवर्ड है, तो बैंकिंग कंपनी इंडेस में फिर भी कवर नहीं होगी भले ही वो उसकी होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि बैंक्स और इंश्योरेंस को उनके रोड मैप के अनुसार ही इंडेस फॉलो करने। ऐसे एग्जाम्पल से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन है बस। और तीसरा होता है, चैप्टर खत्म होता है तो आखिरी में इंस्टीट्यूट टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस देता है, और वो टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए होते हैं। वहां पे ज्यादातर केस में जो आंसर होते हैं वो जैसे एग्जाम में आपको देना चाहिए वैसे होते हैं। कभी कभी सिलेक्टिवली वहां पे भी इंस्टीट्यूट ज्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में चले जाता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में आप इसमें एग्जाम्पल में आप देख रहे हो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है यहाँ पे। तो इसलिए आप एक चीज कृपा करके ध्यान रखना कि क्वेश्चन के आंसर्स एज इट इज एग्जाम में रेप्लिकेट हों ऐसा जरूरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो क्वेश्चन अगर पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन। तो इस मटेरियल में कोई भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन अगर आपको दिखता है, उसका आंसर आप देखें, वो आपका आंसर एक्सपेक्टेड है एज इट इज एग्जाम में। सिमिलरली मॉक टेस्ट पेपर के भी जो सजेस्टेड आंसर होते हैं वो एज इट इज एक्सपेक्टेड होते हैं। लेकिन RTP और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जो इलस्ट्रेशंस हैं उनके आंसर एक्सप्लेनेटरी होते हैं, आपको पूरा कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर केस में इंस्टीट्यूट के टेस्ट और नॉलेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स अपने आप में एग्जाम अप्रोप्रिएट होते हैं, यानी वैसे ही रेप्लिकेट करना। सर हमें कैसे पता पड़ेगा कोई पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है? अच्छा, उसमें आपने P लिखा होगा, ठीक है। हमें कैसे पता पड़ेगा कोई MT का क्वेश्चन है? उसमें आपने MTP का MT लिखा होगा, चलो ठीक है। RTP है, ठीक है। SM में कैसे पता पड़ेगा वो इलस्ट्रेशन है या टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन है? आंसर पढ़ के इसका मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। लकीर के फकीर मत बन जाना कि यार ऐसे का ऐसा है, मेरे को तो ऐसे का ऐसे कॉपी करना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे। बेटा ये FR है, FR में एज इट इज कॉपी करने के मार्क्स नहीं मिलते, चाह के भी कोई स्टूडेंट एज इट इज कॉपी नहीं कर पाता। FR के इस तरह के सारे क्वेश्चन में यू शुड राइट द करेक्ट प्रोविजन, इंटरप्रेट इट प्रॉपरली विद द फैक्ट्स एंड गिव योर करेक्ट कंक्लूजन। द आंसर मे नॉट बी अप्रोप्रिएटली मैचिंग विथ दीज काइंड ऑफ आंसर्स इन FR पर्टिकुलरली। ऑडिट में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो सकता है। तो ये एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में इन्होंने दिया है। It may be noted that Ind-AS applies to holding subsidiary, joint venture and associate companies of company which meet net worth or listing criteria. This requirement does not extend to another fellow subsidiary of a holding company. अब ये fellow subsidiary शब्द का मतलब क्या है?
या खुदा फेलो सब्सिडरी, फेलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? फेलो का मतलब होता है मेरी होल्डिंग कंपनी की दूसरी सब्सिडरी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट लिमिटेड के ऊपर इंड एस लागू है। इसकी होल्डिंग कंपनी है वॉलमार्ट इंडिया लिमिटेड। इसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हो गए। कैसे एप्लीकेबल हो गए? लेट्स से फॉर एग्जांपल ड्यू टू द नेटवर्थ क्राइटेरिया। तो फ्लिपकार्ट पर एप्लीकेबल हो गए तो ऑटोमेटिकली किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे? जबोंग के ऊपर, मिंत्रा के ऊपर। जबोंग की सब्सिडरी अगर कोई है, वैसे आजकल 2 लेयर्स से ज़्यादा सब्सिडरी नहीं होती, बट ठीक है, अपन लीगल मैटर पे नहीं आ रहे। तो फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी जबोंग, जबोंग की सब्सिडरी लेट्स से चेन सब्सिडरी, तो वो भी मेरी सब्सिडरी है, उसके ऊपर भी लगेंगे, मिंत्रा पे भी लगेंगे, वॉलमार्ट पे भी लगेंगे। लेकिन इनकी एक कंपनी और है, बेस्ट प्राइस शॉप्स लिमिटेड। इसके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल नहीं होंगे अनलेस इस कंपनी की खुद की लिस्टिंग है या नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है। कारण समझ में आ गया आपको? आई होप दिस इज क्लियर। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा बेस्ट प्राइस शॉप को कहते हैं फेलो सब्सिडरी। व्हाट इज फेलो सब्सिडरी? सब्सिडरी ऑफ आवर पेरेंट कंपनी। सब्सिडरी ऑफ आवर पेरेंट कंपनी, यानी मैं स्वीटी के कंट्रोल में हूं, पूरी तरह से मैं उसके वश में हूं, और उसके अलावा मैं किसी की बात नहीं सुनता, और स्वीटी भी मुझे पूरी तरह से कंट्रोल करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो राज को करती है। स्वीटी अपने आप में काफी मैनेज कर लेती है, मल्टीटास्किंग है उसकी। तो राज और मैं फेलो सब्सिडरीज हैं, क्योंकि मुझे जो कंट्रोल कर रहा है वो राज को भी कंट्रोल कर रही है, तो हम दोनों फेलो सब्सिडरी है, तो हम दोनों आपस में कोई रिलेटेड नहीं है ऐसे देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि मेरा राज पे कोई कंट्रोल नहीं है, राज का मुझ पे कोई कंट्रोल नहीं है, इनफैक्ट हम तो प्रतिद्वंद, खैर छोड़िए, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो मुद्दे की बात क्या है, फेलो सब्सिडरी ऑटोमेटिकली कवर नहीं होगी। दोज आर बेसिकली माय पेरेंट्स अदर सब्सिडरीज। So another fellow subsidiary of a holding company which is required to adopt Ind AS because of its holding company relationship with subsidiary meeting the net worth criteria. इस पर यह रिक्वायरमेंट एक्सटेंड नहीं करती। Holding company will be required to prepare separate and consolidated financial statement mandatorily under Ind AS in this example. If one of the subsidiary meets specified criteria, and therefore such subsidiary may be required by the holding company to furnish financial statement as per Ind AS for the purpose of holding company's consolidated financial statement. However, fellow subsidiaries voluntary may opt to prepare financial statement as per Ind AS. तो इन्होंने कहा है कि अदर कंपनीज यानी कि एच और आई विल नॉट बी कवर्ड अंडर इंड एस, लेकिन जैसा ITFG ने कहा है एच और आई को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस में बनाना होंगे ताकि वो फैसिलिटेट कर सके कंपनी डी को इन प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। इसलिए भले ही स्टैट्यूटरली एच और आई में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस से बन सकते हैं, बट इट विल ऑल्सो हैव टू कन्वर्ज टू इंड एस। मोरओवर we can say they can opt voluntary to adopt Ind AS and prepare accounts under Ind AS. ये प्रिसाइसली जो हम डिस्कस कर रहे थे उस तरह का ये आंसर है। इस पूरे के पूरे आंसर में आप ये बोल सकते हो कि ये वाला पोर्शन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो देन इट इज नॉट मस्ट। इसके बिना भी आपका पूरा आंसर परफेक्टली कोट हो जाएगा। चलिए, तो ये आपकी कहानी हो गई विद रिस्पेक्ट टू फेलो सब्सिडरीज और अदर सब्सिडरीज एंड एंटिटीज ऑफ द ग्रुप कंपनी। अभी जो अपन ने नोट लिखा है, वी विल पुट दिस नोट टू का रेफरेंस हियर, कि भाई आप नोट टू एक बार यहाँ पे साथ में रेफर कर लीजिए। इनफैक्ट फेलो सब्सिडरी के पास लिखेंगे तो और बेहतर, 2 जगह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, सो इन दिस केस I have another case for you. ये सिचुएशन में मैं बोलता हूं, व्हाट इफ कंपनी जी हैज नेटवर्थ ऑफ more, let's say 300 crores, and all others are unlisted and have net worth, net worth of less than 250 crores. क्या बोलोगे आप? Which all companies to mandatorily follow Ind AS? बता सकते हो? रुका हूं मैं अब आपके लिए. Have a minute, think about it. Let me know which all companies will have to mandatorily follow Ind AS. If only company ई कह दिया गया मैंने, जी, ये वाली कंपनी, सिर्फ कंपनी जी की नेटवर्क ज्यादा है, तो किन किन को फॉलो करना पड़ेगा? लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. डी जी ई डी, डी जी ई जी, ई जी डी ई एफ जी, ई जी ई जी ई डी जी ई जी. आने दो, आने दो, आने दो. The answer is E only. अरे ई क्या, जी. सिर्फ जी को करना है फॉलो, as E is not its parent, as E and G are not parent subsidiary, but E is termed as an investor and G is its associate. Parents are covered, but not investors for whom entity is an associate. जितने कई सारे आंसर आए, आखिरी में जो मुझे सही आंसर दिख रहा है दैट इज जी. बहुत बढ़िया. इसने दिया है अनुराग भाई ने. शाबाश बेटा, वेल डन. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. दोस्तों, कंपनी जी ई की एसोसिएट है. पेरेंट और सब्सिडरी में और एसोसिएट और इन्वेस्टर में फर्क होता है. सब्सिडरी वो जिस पे मैं कंट्रोल करता हूं, एसोसिएट वो जिसको मैं इन्फ्लुएंस करता हूं. अगर आप किसी एंटिटी को इन्फ्लुएंस मात्र कर रहे तो आप उसके पेरेंट नहीं कहलाओगे, यानी होल्डिंग कंपनी नहीं कहलाओगे. ध्यान रखना, पेरेंट और होल्डिंग कंपनी, ये टर्म्स पूरे हमारे एफआर की बैच में इंटरचेंजेबली यूज की जाएंगी. इनफैक्ट इंड एस पेरेंट शब्द यूज करता है, कंपनीज एक्ट में जो शब्द यूज होता है वो होल्डिंग कंपनी होता है.
तो ये शब्द इंटरचेंजेबली यूज की जाएगी पूरी बैच में, ठीक है। बट इन्वेस्टर के लिए मैं अगर किसी कंपनी में 25% स्टेक रखता हूँ तो मेरी एसोसिएट हो गई, मैं उसका इन्वेस्टर हो गया, मैं पेरेंट नहीं कहलाऊंगा, यानी होल्डिंग नहीं हूँ। कवर किसको किया गया है? होल्डिंग, सब्सिडी, जेवी, एसोसिएट। तो मेरी होल्डिंग कौन है? तो आप बताइए जी की होल्डिंग कौन है? नहीं हो सकता है ई का 20% स्टेक है जी में, और जी में कंपनी एक्स है जिसका 80% स्टेक है, तो एक्स होल्डिंग है, उस पर इंडेस लगे। बाकी मेरी कोई सब्सिडी, मेरी कोई जेवी और एसोसिएट तो ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? जी ओनली को मैंडेटरली एस फॉलो करना है, बाकी वॉलंटरली फिर दूसरे लोग करना चाहें तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर। आई होप ये समझ में आया दोस्तों आपको सबको। यू कैन रेफर टू दिस पर्टिकुलर नोट 3। कहाँ पे? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेफर नोट 3 प्लस, आप चाहेंगे तो अपन यहाँ पे भी लिख लेंगे प्लस नोट 3। अब आपको आई होप समझ में आ गया। आप कितना भी कर लो दोस्तों, कहीं ना कहीं व्हाट इफ्स बनेंगे, और वो व्हाट इफ्स अपन क्या करेंगे, इस तरह से कॉपी में नोट करते जाएंगे, और वो नोट के क्रॉस रेफरेंस अपन स्ट्राइकर में और किताब में देते जाएंगे। तो आप बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ों को बाद में रिवाइज कर पाओगे। यू विल नेवर हैव एनी काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन और टेंशन। अब ये जितनी भी बातें अपन ने करी, इसमें अब मेरे सामने बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। किसी ने बोला है सर कंसोलिडेटेड बनाएंगे तब टी कैसे बनाएगा? बिल्कुल लेते हैं आपका सवाल। तो जब डी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? वो एस के अनुसार बनाएगा, ये भी एस के अनुसार, ये भी एस, ये भी एस, और इसको बोलेगा यार एक एस के ऑल्टरनेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दे, कंसोलिडेट करना है। क्या उसके साथ कंसोलिडेशन होगा? हाँ होगा, वो एस के ऑल्टरनेट दे देगा, खत्म। नॉर्मली दोस्तों बच्चे के कारण बाबूजी क्या नहीं करेंगे, अपनी चीजें नहीं बदलेंगे, तो उसे बोल देंगे एस देते, पर वो बोले भैया मैं तो इंडेस ही बनाऊंगा, तो फिर बाकी सब इंडेस में चले जाओ। इसीलिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन आपसे बहुत ध्यान से ड्राफ्ट करके पूछा था। मैंने आपसे साफ साफ पूछा है मैंडेटरली किसको इंडेस फॉलो करना है। अगर मैं आपसे पूछता मैंडेटरली किसे फॉलो करना है और प्रैक्टिकली क्या होगा, तो फिर आपको दोनों चीजें बताना पड़ती कि प्रैक्टिकली ये डिफिकल्टी आएगी तो हमें ये भी करना पड़ सकता है। या मैं सिंपल पूछता किसे फॉलो करना है, तो भी आपको दोनों एस्पेक्ट बताना पड़ते हैं। कूल, वंडरफुल, लेट्स मूव ऑन। अब मेरा सवाल है आपसे, क्या कि आपने ये तो बता दिया कि भैया कब कब से किन किन एंटिटीज के ऊपर इंडेस लगेंगे, पर अभी भी मेरा कई सारे सवाल है जिनके जवाब मुझे नहीं मिले। जैसे कि ए, आपने कहा सर 1416 से वो कंपनियां जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उनसे ज्यादा है, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, उन सब पे लगेंगे। तो नेटवर्थ कैसे निकलती है? नेटवर्थ कब की देखेंगे? आज की देखना है, ड्यूरिंग द ईयर देखना है, प्रीवियस ईयर की देखना है, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर देखना है। फिर आपने कहा 1417 से लिस्टेड कंपनी कवर होगी। व्हाट डू वी मीन बाय लिस्टेड? कंपनीज एक्ट में हमने सुना है सर लिस्टेड की डेफिनेशन चेंज हुई है। अगर कोई पब्लिक कंपनी अपने नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मात्र को लिस्ट कराती है तो लिस्टेड नहीं कहलाती है। आउट ऑफ इंडिया मात्र लिस्ट कराती है तो लिस्टेड नहीं कहलाती है। प्राइवेट कंपनी अगर डेट सिक्योरिटी को लिस्ट कराती है तो लिस्टेड नहीं कहलाती है। तो लिस्टेड का क्या मतलब है सर? होल्डिंग का क्या मतलब है? सब्सिडरी का क्या मतलब है? जेवी का क्या मतलब है? एसोसिएट का क्या मतलब है? कैसे होगा ये सब बताइए। बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, एनबीएफसी में कौन कौन आता है? हमें एक एक चीज पता करना है, बिकॉज 99 इज नॉट इनफ सर, वी वांट 100। तो दोस्तों ये सब कवर करेंगे अब अपन एक एक करके। इन्हें मैंने नाम दिया है की मैटर्स ऑन ट्रांजिशन। एक्सक्यूज मी। चल, क्या क्या दिए गए की मैटर्स ऑन ट्रांजिशन? लेट्स सी। फर्स्ट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब भी आप पे इंडेस लगेंगे दोस्तों, तो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव्स। अब ये कंपैरेटिव्स का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रीवियस ईयर के फिगर्स आते हैं। ये देना अनिवार्य होता है। इंडिया में कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 डिमांड करता है
इंडेस 1 में भी कहा गया है कि आपको मिनिमम 1 ईयर के कंपैरेटिव देना हो। तो सवाल ये उठा कि मेरी कंपनी ने इंडेस अडॉप्ट किए 1 अप्रैल 2024 से। इसका मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा नेटवर्थ 250 करोड़ रुपीस के ऊपर गया लेट्स से 31 मार्च 2024 को। नेटवर्थ क्राइटेरिया अपन पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि नेटवर्थ एक्सीड होने के नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डेट वाले अकाउंटिंग पीरियड से आपको इंडेस फॉलो करना है और नेटवर्थ 31 मार्च की देखना है। तो लेट्स से मेरी नेटवर्थ 31/3/24 को पहली बार 250 करोड़ क्रॉस की या 250 करोड़ हो गई, तो मुझे इंडेस लगाना पड़ेंगे फॉर अकाउंटिंग पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम 1/4/2014। यानी मेरे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जनता के सामने इंडेस के द्वारा बनाए गए निकल के आएंगे वो होंगे 24-25 के। अब ये 24-25 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ध्यान होगा तो बैलेंस शीट में एक कॉलम आएगा जिसमें एज ऑन 31/3/25 और एज ऑन 31/3/24। P&L आएगा 24-25 और प्रीवियस ईयर 23-24। रूल्स कहते हैं इंडेस कंपनीज इंडेस रूल्स 2015 में लिखा हुआ है ये सब कि अगर आप पे पहली बार इंडेस लग रहे हैं तो जो आपके प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिव्स हैं उन्हें भी आपको एज पर इंडेस रीस्टेट करके प्रेजेंट करना होगा। यानी कि आपने 23-24 में एएस फॉलो किए थे, आपके पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के अनुसार आए, लेकिन 24-25 के आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो 23-24 के कंपैरेटिव्स दिखेंगे वो जो आपने पिछले साल पब्लिश किए थे वो वाले फिगर्स नहीं आएंगे। वो सारे फिगर्स को आपको रीस्टेट करना पड़ेगा। कैसे? एज इफ आप इंडेस पिछले साल ही फॉलो करते तो क्या होता, और वो रीस्टेटेड फिगर्स विद अ लॉट ऑफ डिस्क्लोजर्स देना होंगे। ऑब्वियस सी बात है ये इतना आसान काम नहीं होने वाला है, तो इसके लिए पूरा अलग से स्टैंडर्ड बना के दिया गया है इंड AS 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। इंड AS में अगर आप पहली बार आए हैं तो इंड AS 101 गेट पर सबसे आगे खड़ा हुआ रहेगा, हाथ फैलाए हुए कि आओ इंड AS में आओ, आपका स्वागत है। और जैसे ही आप आओगे तो आप बोलोगे अरे कौन कौन से इंड AS मुझे फॉलो करना है बताओ ना, आप साइड हटो। हम बोलेंगे सॉरी, पहले हम आपको एएस से इंडेस पर लेकर आएंगे, हम आपके कंपैरेटिव्स कैसे रजिस्ट्रेट करना है सब कुछ में हम आपकी मदद करेंगे। एक बार ये आपका काम हो जाए पहले बार का, फिर आपको आजीवन सारे स्टैंडर्ड फॉलो करते। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि अगर किसी कंपनी पे 1/4/24 से इंडेस लग रहे तो सही मायने में उसे इंडेस एक्चुअल में देखा जाए तो अपनी बुक्स एज पर इंडेस कब से प्रिपेयर करना पड़ेगी। टेक्निकली स्पीकिंग कंपैरेटिव पिछले साल के जा रहे तो प्रीवियस ईयर की भी, तो भले ही प्रीवियस ईयर की बुक्स एज पर एएस बनी हो पर मुझे उसे रीकम्प्यूट करना पड़ेगा कि इंडेस से बनाता तो कैसी होती। यानी अगर आपके इंडेस 1/4/24 से आप पे लग रहे हैं तो आपको 1/4/23, सही सुना आपने, 1/4/23 से ही अपनी वर्किंग शुरू कर देना पड़ेगी। शाबाश कुशल। और ये 1/4/23 को कहा जाता है डेट ऑफ ट्रांजिशन। क्या कहते हैं इसे? डेट ऑफ ट्रांजिशन। व्हाट इज डेट ऑफ ट्रांजिशन? फर्स्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर फ्रॉम द डेट व्हेन द इंडेस आर फर्स्ट मेड एप्लीकेबल। क्या बात बोलिए, वाह। अबे कुछ ऐसा है ही नहीं, सिंपल सी चीज है। तुम्हारे पर इंडेस अगर 1/4/24 से लग रहे तो पिछले साल की पहली तारीख तुम्हारी डेट ऑफ ट्रांजिशन है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पिछले साल के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट यानी कि दोबारा कैलकुलेट करने हैं सारे फिगर्स, और वो रीस्टेटेड एज पर इंडेस प्रिपेयर करके देना पड़े। और सुनो, कोई कंपनी में ज्यादा ही ऐसे तोड़फोड़ मचाना चाहती है, वो बोलती है भैया हमें कंपैरेटिव 1 के नहीं 2 साल के देने, तो हम 24-25 के साथ
23-24 और 22-23 2 साल के कंपैरेटिव देंगे। ऐसा शेड्यूल 3 में परमिटेड नहीं है, बट इंड एस परमिट करता है कि आप एक से ज़्यादा साल के भी कंपैरेटिव दे सकते हैं। इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना। नंबर 1, अगर आप कंपैरेटिव 1 साल के देते हो, देना ही है अनलेस आपका पहला साल है कंपनी का। 1 साल से ज़्यादा के देते हो, आप दे सकते हो, इंडेस में मनाही नहीं है, पर जितने साल के दोगे सारे सालों के आपको एज पर इंडेस रीस्टेट करके देना पड़ेंगे। तो कोई अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारना ही चाहता है तो मारे, करे सब एज पर इंडेस रीस्टेट, करे एक्स्ट्रा मेहनत और दे। फिर भी अगर कोई आपसे पूछे कि डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या है, तो डेट ऑफ ट्रांजिशन इंडेस के अनुसार 1423 ही होगी। यानी अगर आप वॉलंटरली उससे पहले के कंपैरेटिव दे भी देते हो तो डेट ऑफ ट्रांजिशन चेंज नहीं होगी, वो फिक्स है। ये डेट ऑफ ट्रांजिशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इंडेस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। एक्चुअली फर्स्ट टाइम अडॉप्शन में बहुत सारी चीजें डेट ऑफ ट्रांजिशन पे कैसी करनी है ये बताइए। तो बोलता है डेट ऑफ ट्रांजिशन आपकी फिक्स है 1423 अगर आप पे इंडेस पहली बार लग रहे हैं फ्रॉम 1424। देखिए, कंपनी अडॉप्टेड इंडेस फ्रॉम 1424, तो अकाउंटिंग पीरियड उसका 24-25 से इंडेस लगेंगे। तो पहले इंडेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 24-25 के आएंगे, जिसमें कंपैरेटिव 23-24 के आएंगे, और उसकी डेट ऑफ ट्रांजिशन इंडेस में 1423 मानी जाएगी। एकदम क्लियर है, विदाउट एनी पर्टिकुलर डाउट। ठीक है, तो इंडेस की एप्लीकेबिलिटी, कंपनी जिन पे इंडेस लग रहे हैं shall prepare their first set of financial statement in accordance with Ind AS effective at the end of its first Ind AS reporting period। ठीक है, ये वही बात है। एक बार अगर कंपनी पे Ind AS लगना शुरू हो गए, वॉलंटरली या मैंडेटरीली बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड, आपको Ind AS सारे सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फॉलो करना है, भले ही आपका कोई सब्सिक्वेंट क्राइटेरिया मीट ना हो। Ind AS अगर एप्लीकेबल हुए तो इट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू होल्डिंग सब्सिडी, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर। Ind AS इज एप्लीकेबल टू अ कंपनी, कैसे एप्लीकेबल है? ड्यू टू थ्रेशोल्ड और लिस्टिंग। चलिए, ये वाले पॉइंट्स अभी कराता हूं मैं आपको। डेट ऑफ ट्रांजिशन आपको आई होप क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब अपने को क्या डिस्कस करना है, फ्यू अदर थिंग्स। इसे देख लेते हैं। Ind AS applicability for overseas group company। ये क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी एक्स, कंपनी वाई इंडिया में रजिस्टर्ड है, नेटवर्थ 600 करोड़ और 100 करोड़ है। एक्स की 600, वाई की 100 आर respectively and are subsidiary of foreign company ABC Incorporation। तो ABC Incorporation की 2 सब्सिडरी है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड। ये कंपनी है इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये कंपनी है इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये फॉरेन कंपनी है इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। नेटवर्थ इसकी 600 करोड़ है, इसकी 100 करोड़ है, और फॉरेन कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है। ये सारी कहानी है 31 मार्च 2021 की। Whether company X Limited and Y Limited are required to comply with Ind AS from financial year 21-22
on the basis of net worth of the parent foreign company or on the basis of their own net worth. अब आप बताइए इस एग्जाम्पल में किस कंपनी को कब से इंडेस फॉलो करना है? पूरे एग्जाम्पल में जो नई चीज आई है वो ये है कि आपकी पेरेंट कंपनी अब एक इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी ना होकर एक किसी फॉरेन कंट्री के अंतर्गत इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है, जिसे हम आमतौर पर इंडिया में बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं. कंपनी इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग सम प्रेजेंस इन इंडिया, बट इट इज डेफिनेटली नॉट अ कंपनी रजिस्टर्ड इन द कंपनीज एक्ट इन इंडिया. The question which comes in front of us here is very simple. Which all companies from which date are required to follow Ind AS? तो कहूँ मैं आपके जवाब से. X only. तो देखिए दोस्तों, इसे कब से फॉलो करना पड़ेगा? इसके लिए एप्लीकेबिलिटी की डेट क्या हो जाएगी? 1416. पर क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 31 मार्च को हमारी नेटवर्थ इतनी हुई है, तो फिर उसका मतलब हुआ 1421, क्योंकि नेटवर्क क्राइटेरिया ही तब मीट हुआ. इसके ऊपर Ind AS are not applicable, AS are also not applicable as it is registered outside India. तो वो वहां के गैप्स फॉलो करेगी. उस कंट्री के गैप्स मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. आप किसी भी कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को गैप्स कह सकते हैं. और इस कारण से हेंस वाइज Ind AS applicability will be based on its own net worth, as his parent is not covered under Companies Ind AS Rules 2015. आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं है. इसका मतलब वाई की नेटवर्थ कम है तो वो कवर नहीं होगा, एक्स की है तो वो कवर हो जाएगा. एक्स कवर होने से उसकी होल्डिंग कंपनी कवर हो. तो क्या एक्स कवर हुआ तो इसके लिए will ABC incorporation not be covered? In Ind AS being parent of or holding of X Limited? And the answer is no, as it is a holding entity but not a holding company. ये होल्डिंग एंटिटी है पर ये होल्डिंग कंपनी नहीं है बेटा. और अगर ये होल्डिंग कंपनी नहीं है तो इसका मतलब तय है कि इसके ऊपर Ind AS एप्लीकेबल नहीं. तो इसी से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो, और वो क्या? Ind AS आर ओनली एप्लीकेबल ऑन कंपनीज एंड नो अदर एंटिटीज. कहीं लिखा हुआ भी है पहले. स्टिल Ind AS आर एप्लीकेबल ओनली ऑन कंपनीज. कंपनीज का मतलब क्या होता है? तो रूल्स में डिफाइन किया गया है. कंपनी मींस company as defined in section 2 clause 40 20 in fact I think 220 है of Companies Act 2013, which states
entities that are registered as a company in Companies Act 2013 or earlier acts. Hence, foreign companies, LLPs, partnership, proprietorships, they are not required to follow Ind AS even if they are group entities of companies required to follow. Mandated or opting to follow Ind AS. तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक एलएलपी है जो मेरे कंट्रोल में और मैं कंपनी हूँ जिस पे Ind AS लग रहा है, तो क्या वो एलएलपी भी Ind AS लगाएगी? आपका आंसर है नहीं. बढ़िया, गुड, नाइस आंसर्स. ये क्लियर है? इस पे कोई डाउट है तो बताइए. ये नोट 4. हेलो, एनी डाउट्स इन दिस प्लीज शूट. एकदम क्लियर है सबको? तो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए प्रोविजन नहीं है, सिर्फ कंपनीज के लिए. ये SM7 आप देखेंगे तो ये C9 जैसा ही है. आज आप प्रैक्टिस में चाहो तो इसको देख लीजिएगा. और कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के मैं आपको देना चाहूँगा कुछ करने के लिए. आपको आप करिएगा. बट नेवरदलेस ये ओवरसीज ग्रुप कंपनी समझ में आ गया. आप चाहें तो यहाँ पे नोट 4 रेफरेंस दे. नेक्स्ट, अगर किसी कंपनी पे Ind AS लगते हैं और अगर उसकी कोई सब्सिडी या जेवी या एसोसिएट है तो फिर उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने हैं. Ind AS एकदम क्लियर है कि अगर Ind AS लगेंगे तो सारे लगेंगे और आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगेंगे. यानी कि आपके स्टैंड अलोन जिसमें आप अपनी सब्सिडरी को मात्र एक इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाएंगे, और कंसोलिडेटेड जिसमें आप सब्सिडी के साथ कंसोलिडेट करके कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे. अगर आप पे Ind AS लग रहे हैं तो वो दोनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर Ind AS बनेंगे. Ind AS once required to be complied with in accordance with these rules, they shall apply to both standalone as well as consolidated financial statement, वो भी इन टोटल. तो ये कुछ बेसिक प्रोविजंस थे जो हमें समझना थे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एप्लीकेबिलिटी ऑफ Ind AS. अब इसके बाद हमें कुछ डेफिनेशंस कवर करनी है, और ये डेफिनेशंस जो हमें कवर करनी है ये क्या है? तो वी हैव टू फर्स्ट कवर द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्थ. सबसे पहले अब हमें क्या पिक करना है? डेफिनेशन नेटवर्थ. इसका डिस्कशन करते हैं. ए, नेटवर्थ क्या है, और बी, नेटवर्थ कौन सी तारीख की देखनी है. बस ये 2 सवालों के जवाब चाहिए मुझे. पहला, नेटवर्थ क्या है? तो Ind AS रूल्स में कहा गया है नेटवर्थ वही जो सेक्शन 2 क्लॉज 57 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है. यानी कंपनीज एक्ट की नेटवर्थ की डेफिनेशन पिक कर. सेक्शन 2 क्लॉज 57 क्या कहता है नेटवर्थ के बारे में? वो बोलता है कि भाई नेटवर्थ का मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल. तो पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या होगा? पेड अप शेयर कैपिटल तो बेटा पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होएगा बेसिकली आपकी जो भी कॉल्ड अप है माइनस अरियर्स. इट विल नॉट इंक्लूड एनी कॉल्स इन एडवांस. इसे कहते हैं पेड अप.
प्लस वो सारे रिजर्व जो आपने प्रॉफिट से बनाए हैं। प्रॉफिट से रिजर्व बनाए इसका मतलब कौन से रिजर्व इसमें नहीं आना चाहिए? तो कैपिटल रिजर्व्स नहीं आएंगे। जो अमालगमेशन में बनाए आपने सपोज, तो आपको याद होगा अमालगमेशन ऑफ कंपनी के अंतर्गत जब अपन कोई कंपनी एक्वायर करते थे और हमारा परचेज कंसिडरेशन उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू से कम होता था तो डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में सीधे ले जाते थे। तो वो प्रॉफिट से नहीं बनाए तो ये नहीं आएगा। पर लेट्स से अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहता हूँ कि हमारी कंपनी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स क्रिएट करती है, तो मेरी एनबीएफसी है, आरबीआई ने बोला है हर साल अपने प्रॉफिट का 10% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना अनिवार्य है। तो बताइए ये स्टैट्यूटरी रिजर्व से क्या डिविडेंड बट पाएगा? नहीं। क्या ये स्टैट्यूटरी रिजर्व नेटवर्थ की काउंटिंग में शामिल होंगे? आप बताओ। जब तक आप नहीं बताओगे मैं नहीं बढ़ने वाला आगे। मेरा आपसे सवाल है कि एन एनबीएफसी इज required by law to transfer 10% of profits every year to statutory reserves. Whether these reserves included in net worth computation, they are not available for डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये शामिल होंगे या नहीं? इतना सिंपल सा सवाल है। देखते हैं। नो 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 नो, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स है। शाबाश। तो पोल पे ही देख लीजिए एक बार। न्यू 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 क्यों नहीं? जवाब तो बच्चों ने चार्ट में जवाब भी दिया है नहीं कहने का, और ना कहने का उनका कारण यह है कि सर ये जो रिजर्व्स है ये रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व्स है और ये अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नहीं है। जबकि साफ साफ लिखा हुआ है नेटवर्थ की परिभाषा में क्या कि फ्री रिजर्व्स विल बी इंक्लूडेड इन नेटवर्थ। फ्री रिजर्व्स ये कहाँ लिखा है सर? हमने तो नहीं पढ़ा। देखिए नो 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 नो, रिस्ट्रिक्टेड 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 रिस्ट्रिक्टेड। आपको जान के ताज्जुब होगा। द आंसर इज यस। क्या बात कर रहे हो सर? यस। क्यों? क्योंकि दे आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। शाबाश माधव, शाबाश, बहुत बढ़िया। माधव, जैनिल, हुजैफा, टॉप 3 स्कोरर्स। शाबाश दोस्तों। ये सवाल पूछने का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं जो आपको कह रहा हूं और आप जो मन में सोच रहे हो दोनों में फर्क है। हमने ट्यूनिंग नहीं बैठी है। वो कह रही है आई लव द वे यू स्पीक, और आप सुन रहे हो आई लव उसने हमें बोला। वो कह रही है आप जैसे बोलते हो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम सुन रहे हैं, हम उसे बहुत अच्छे लगते हैं। ओए ओए मेरे भाई, तुम्हारी जो मन में इच्छा है वो मत सुनो। तुम्हारे प्री कंसीव्ड नोशन, जो तुम्हारे मन में पहले से कुछ भ्रांतियां बैठी, भ्रांतियां नहीं है, जो तुम्हारे मन में पहले से कोई डेफिनेशन बैठी हुई है, वो डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे। यहां जो लिखा है वो चाहिए। क्या लिखा है यहाँ पे नेटवर्थ की परिभाषा में? इट सेज पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ना कि डिस्ट्रीब्यूटेबल और फ्री रिजर्व। अगर फ्री रिजर्व होता तो मैं फ्री रिजर्व लेता। रिजर्व मेड आउट ऑफ प्रॉफिट है तो मैं रिजर्व मेड आउट ऑफ प्रॉफिट लूंगा। व्हाट इज रिजर्व मेड आउट ऑफ प्रॉफिट? वो रिजर्व जो प्रॉफिट से निकल के बनाए जाते हैं। तो सर जो रिजर्व प्रॉफिट से निकाल के बनाए जाते हैं वो रिजर्व तो फ्री रिजर्व ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये जीता जागता एग्जाम्पल है भैया। लॉ ने बोल दिया आपको ट्रांसफर करना और डिविडेंड नहीं बटेगा, तो लॉ की बात कौन काटेगा?
तो सर ये क्या इंक्लूड होंगे नेटवर्थ में? ऑफ कोर्स होंगे। कैसे होंगे सर? क्योंकि लिखा है यहाँ पे हमें फ्री रिजर्व नहीं चाहिए। किसने बोला फ्री रिजर्व? तुमने अपने दिमाग में डाल दिया। तो सर आपने क्वेश्चन में क्यों लिखा कि डिविडेंड बांटने के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है? तो एग्जाम में आता तो वहां कंफ्यूज होते, उससे अच्छा यही कंफ्यूज हो जाओ ना। हाँ चलो ठीक, आ गया समझ में। तो यू विल इंक्लूड ऑल रिजर्व्स व्हिच आर मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इसलिए मैंने लिखा है कौन से कैपिटल रिजर्व नहीं होंगे जो अमलगमेशन में बने। सपोज कोई पैसा कैपिटल रिजर्व में वो गया है जो पीओरएल में प्रॉफिट आया था और वहां से गया है, ऐसा होने के चांसेस कम है, बट अगर इन केस कभी ऐसा हुआ है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस हम उसे भी शामिल कर देंगे। तो हमने एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या? फ्री रिजर्व्स। सेक्शन 243 फ्री रिजर्व्स की, सॉरी एक ही चीज ध्यान रखनी है, यहाँ फ्री रिजर्व्स नहीं लिखा है, रिजर्व्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा है। तो 243 कहता है कि भैया फ्री रिजर्व में क्या नहीं आएगा, क्या आएगा, पर मुझे फ्री रिजर्व से मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए, यहाँ स्पेसिफाइड जो है वो चाहिए, रिजर्व मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से ऐड किया गया। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखते थे, अब एग्जाम में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना, ये अलग से ऐड किया गया, ये कह के कि इसे भी शामिल किया जाएगा। सर ये तो डिस्ट्रीब्यूटेबल है ही नहीं। अरे स्पेसिफिकली कर दिया। सर ये प्रॉफिट से थोड़ी ना पड़ा है। अरे मेरे भाई स्पेसिफिकली करा है, अलग से जोड़ा है। इसको अलग से क्यों जोड़ा सर? ये तो कोई बात नहीं होती है। एक तरफ बोल रहे हैं रिजर्व मेड आउट ऑफ प्रॉफिट और इसको अलग से जोड़ रहे हैं। अरे एक्चुअल में क्या होता है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम सही मायने में पेड अप शेयर कैपिटल जैसा ही है। तुम 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हो किसी को और उससे 15 रुपए मांग रहे हो, तो एक तरह से कैपिटल के 15 मंगाए ना तुमने। काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 10 कैपिटल में और 5 प्रीमियम में जाता है। आपको जान के ताज्जुब होगा दोस्तों, इंटरनेशनली सिक्योरिटी प्रीमियम को रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं दिखाते, कैपिटल के साथ ऐड करके नीचे अलग से दिखाते हैं। हालांकि इंडिया में हम ऐसा नहीं करते, हम रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही सिक्योरिटी प्रीमियम को शो करते हैं, इंटरनेशनली नहीं होता ऐसा। खैर लॉजिकली जो कर रहे हैं वो लोग सही है। प्लस पीओरएल का कोई भी क्रेडिट बैलेंस है जिसे आप सरप्लस या रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हो, इसी तरह से कोई डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर दो। यही नहीं, कोई भी आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, वही पीएनएल का डेबिट बैलेंस। कोई भी आपका डेफर्ड एक्सपेंस है या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, पहले होते थे ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस हौले करते थे, शेयर इशू एक्सपेंस हौले करते थे पुराने जमाने में, तो वैसा बुक्स में कोई भी आ रहा है जिसे आप लोग शायद फिक्टिशियस असेट्स कहते थे, ये सब माइनस कर दो। फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो आपकी नेटवर्थ कहलाएगी। और इंडेस कहता है कि आपको, सॉरी इंडेस रूल्स कहते हैं कि ये नेटवर्थ आपको कैसी लेना है, जो आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिली है वो लेना है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नेटवर्थ दी है वो लेना है। तो कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे? ऑब्वियस सी बात है, ऑडिटेड बैलेंस शीट वुड बी एज पर प्रीवियस कैप्स यानी एएस। तो ऐसा नहीं है कि इंडेस की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए पहले मैं इंडेस के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, फिर नेटवर्थ निकालूंगा उसके अनुसार और फिर उसके बाद बोलूंगा कि इंडेस लग रहे हैं या नहीं। मैं तो जो अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे देखूंगा। आज मैं आपको एक सोचने के लिए सवाल दे रहा हूं, कल की क्लास में ये सवाल का डिस्कशन करेंगे। हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेड अप शेयर कैपिटल है 150 करोड़ और रिजर्व्स मेड आउट ऑफ प्रॉफिट है 100 करोड़, जिसमें पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस 10 करोड़ का शामिल है। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करी है ये कह के कि कंपनी ने जो इस साल 10 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है वो गलत है, वो प्रॉफिट नहीं बुक होना चाहिए था पीओरएल में। तो आप जो नेटवर्थ लोगे वो नेटवर्थ में क्या ये 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शामिल करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि जो बैलेंस शीट है उसमें ये 10 करोड़ रिटेन्ड अर्निंग या सरप्लस या पीएनएल क्रेडिट बैलेंस से दिख रहे हैं, पर ऑडिटर की रिपोर्ट के क्वालिफिकेशन समझते हैं नहीं, ऑडिटर ने कहा कुछ गलत हुआ है, उसके अनुसार ये जो प्रॉफिट है ये अपने आप में क्या नहीं है, ये गलत है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, गलत है, एएस के अकॉर्डिंग गलत है, ऐसा ऑडिटर ने रिपोर्ट क्वालिफाई किया। आपको सोच के आना है क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ यहाँ पर नहीं, आप कंपनी लॉ या कहीं पर भी, अब कंपनी लॉ तो न्यू कोर्स में आप क्या है सिर्फ उसके लिए पढ़ोगे, अरे सेल पेस्ट, पर कहीं भी आपको अगर कोई लिमिट आएगी, बहुत जगह आएगी देखने को जहाँ भी आपके एप्लीकेबिलिटी के प्रोविजंस होंगे, वो सब जगह आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सोच के आना, रिसर्च करके आना अगर कुछ मिलता है तो। और ये नेटवर्थ आपको कब चेक करना होती है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा समय लगेगा, अपन कल डिस्कस करेंगे। विल कंटिन्यू दिस टुमारो।
तो नेटवर्थ में बस अभी ये देख लो, पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एएस के ज़माने में तो कैपिटल का ही पार्ट होता था, भले ही इंडेस में कुछ केस में लाइबिलिटी होगी। पीआर का क्रेडिट बैलेंस आएगा। बहुत ही गजब चीज़ कही गई है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सुना होगा आपने, ईसॉप, उसके रिजर्व, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होते हैं, पर ये भी शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि ये आप P&L से डेबिट करके बनाते हो, तो ये आपके प्रॉफिट से बनते हैं। कैपिटल ग्रांट कोई नेटवर्थ का अगर पार्ट बनती है तो स्पेसिफिकली ऐड किया गया है, ऐसा ITFG के क्लैरिफिकेशन बुलेटिन ने कहा है। तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर गाइडेंस है, अपन कल डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली बोला गया है कि कोई भी रिवैल्यूएशन रिजर्व, यानी कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है या कोई ऐसा रिजर्व है जो रिवैल्यूएशन के कारण क्रिएट हुआ है, रियलाइज नहीं हुआ है, प्लस अमलगमेशन का कैपिटल रिजर्व, या कभी भी अगर आपने डिप्रिसिएशन को राइट बैक किया है। एएस के ज़माने में पहले होता था कि SLM टू WDV में आप कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टिव में डिप्री राइट बैक होता है। तो ये सब चीज़ों से अगर आपके प्रॉफिट बढ़े तो आप उसे कम कर देना, या ये रिजर्व्स में शामिल है तो उसे शामिल मत करना। तो अगर राइट बैक ऑफ डेप्रिसिएशन P&L में क्रेडिट हुआ है तो आप उसे रिवर्स करके जो प्रॉफिट्स बचेंगे वो कंसिडर करो। इन सब के आधार पे आपको नेटवर्थ निकालनी है। नेटवर्थ ऑडिटेड बैलेंस शीट की तारीख पे, तो बैलेंस शीट हमेशा कब की बनेगी? एज ऑन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। तो उसकी नेटवर्थ देखना, और नेटवर्थ से एप्लीकेबिलिटी आई तो अगले साल के शुरू में आपके ऊपर इंडेज एप्लीकेबल हो जाएंगे। मैं आपको इसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ, SM1 ट्राई कर सकते हो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसके अनुसार, और वहाँ से लेके आप SM9 तक के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आज अपनी पहली क्लास के बाद अपना होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 to 9 है। ऑब्वियस सी बात है, इनमें से जो हमने कर लिए वो हो गए। कैसे करोगे आप? मैं अभी आपके साथ PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर। टेलीग्राम का चैनल है t.me सार्थक जैन CA। आप ब्राउज़र पे भी टाइप करोगे t.me/सार्थक जैन CA तो मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं ये सारी आपके साथ क्या करूँगा, शेयर करूँगा, तो आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रख सकते हो, ब्रह्मास्त्र और स्ट्राइकर का कंटेंट। And then what we are going to do is tomorrow we are going to continue with this particular discussion. आज हमारा पहला सेशन कंप्लीट होता है, अच्छे से इसको एक बार रिवाइज करना। कल पूरा कवर करेंगे, कोई भी डाउट्स रहेंगे लेंगे, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे। टुमारो वील कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कल हो जाएगा ये मोस्टली। थैंक यू।